तो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट हम लोग शुरू कर रहे हैं और कॉर्पोरेट अकाउंट के यूनिट फर्स्ट के जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था, हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट रहेगा वो रहेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत अच्छे से रीड करना क्योंकि बेटा ना गुडविल आएगा तो आप शेयर कर पाओगे। तो मान लें हम लोग कि चलो 15-20 दिन या 15 अगस्त तक का अगर गवर्नमेंट अलाउ कर देता है क्लासेस का, तब तक हमारा टारगेट रहेगा कि हम इन दो टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं, एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एक वैल्यूएशन ऑफ शेयर अपना मेन टारगेट रहेगा, ताकि सभी ऑनलाइन क्लासेस की जगह फिर फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो तो हम लोग आगे के टॉपिक से शुरुआत कर लें और इनको बाद में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको कितना टॉपिक समझ में आया है। क्लासेस दोनों वे से हमारी चालू रहेगी, फेस टू फेस भी और ऑनलाइन भी हर एक टॉपिक डलता रहेगा। जो भी स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन ही करना चाहे वो थ्रू आउट द ईयर बेटा सिर्फ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और जिन्हें ऑनलाइन और उसके बाद जैसे अनलॉक होता है और फिर फेस टू फेस क्लासेस पढ़नी है तो वो फिर फेस टू फेस क्लासेस भी ज्वाइन कर पाएंगे। तो एक नोटबुक बना ले, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मैं आपको ना इस तरीके से पीडीएफ डेली सेंड करूंगा, उस पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग पीडीएफ सेंड हो जाएंगे, तो आपको इसमें से अपने टॉपिक्स को नोट डाउन करना रहेगा ना। तो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, आप चाहें तो डायरेक्टली उसके वे से भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो इन पीडीएफ को देखकर भी लिख सकते हैं। यहाँ वीडियो में आप लोग कंटेंट को समझ सकते हैं। जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है और ग्रुप में ऐड होना हो तो वो मुझे 9649200888 पर कांटेक्ट कर लें, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ताकि आपको ये पीडीएफ वगैरह कंटेंट आपको डेली मिलता चला जाए। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, तो दोनों में से अपने अपने नोट्स आप उस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। देखो जनरली गुडविल हमारे लिए क्या होता है, तो गुडविल एक इंटेंसिबल असेट्स होता है जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते। गुडविल बेसिकली ना किसी भी कंपनी के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में उसके कस्टमर के मन में जो फेथ है, जो विश्वास है, उस विश्वास के मौद्रिक मूल्य को, उस फेथ के मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग गुडविल कहते हैं। जैसे क्या होता है, समझना है इस पॉइंट को। मान लीजिए कस्टमर है, कस्टमर को मार्केट में जाकर ना 10,000 रुपीज का मोबाइल परचेज करना है। इकोनॉमिक्स के नजरिए से एक समझदार कस्टमर क्या होता है ना, वो मार्केट में जाए और मार्केट में जाकर अपना बजट सेलर के सामने रखे कि मेरा 10,000 का बजट है, कोई अच्छा मोबाइल दिखा दो। उस बंदे ने आपको 4 अलग अलग कंपनी के मोबाइल दिखाए, चारों के अपने अपने फीचर्स दिखाए, सबकी अपनी अपनी गारंटी वारंटी दिखाई। उन सबको एनालिसिस कर कर कस्टमर ये डिसाइड करे कि नहीं, मुझे ये एक्स कंपनी वाला मोबाइल खरीदना है। ये होता है एक कस्टमर का एटीट्यूड। कस्टमर को हमेशा क्या करना चाहिए, अपना बजट डिसाइड करना चाहिए और उस बजट के अकॉर्डिंग मार्केट में जितने भी उस प्राइस में कमोडिटीज अवेलेबल है, उन कमोडिटीज में से जो बेस्ट कमोडिटी उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग हो उसे बाई करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कस्टमर मार्केट में जाता है और कहता है कि 10,000 रुपए का मुझे सैमसंग का ही मोबाइल देना। अब सेलर आपके सामने बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी रखेगा कि सर वीवो ले लें, ओप्पो ले लें, लेकिन आप पहले से प्री डिसाइडेड है कि नहीं, हमें जो मोबाइल लेना है वो सिर्फ बेटा ना हम लोगों को यहाँ पर सैमसंग का ही मोबाइल परचेज करना है। यहाँ पर आपने ना किसी तरह का एज ए कस्टमर एटीट्यूड नहीं करा है, आप पहले से प्री डिसाइडेड है कि आपको जो कमोडिटी खरीदनी है वो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी की ही खरीदनी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में सैमसंग की एक गुडविल है, सैमसंग की एक फेथ है आपके मन में कि यार इसका प्रोडक्ट अच्छा आएगा, बाई चांस कुछ खराब भी हो गया तो कंपनी अपने को एक अच्छा कस्टमर सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इन सब फेथ की वजह से हम लोग सीधे ही जाकर एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीद कर ला रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी के लिए इसके कस्टमर में जो फेथ है ना बेटा, उसी फेथ को हम लोग यहाँ पर गुडविल कहते हैं। तो गुडविल जनरली हमारे लिए क्या होता है, कंटेंट वाइज अगर मैं कहूँ तो गुडविल का मतलब इतना सा होता है कि किसी भी कंपनी के बारे में उसके कस्टमर के मन में जो फेथ होता है, उसी फेथ को बेटा हम लोग यहाँ पर गुडविल कहते हैं। अब गुडविल सीधे तौर पर, अब इस कंटेंट को समझना, किसी कंपनी की जितनी ज्यादा गुडविल होगी ना बेटा, किसी कंपनी की जितनी ज्यादा गुडविल होगी उतना ही उस कंपनी की, सोचकर देखो, सेल्स कम होगी या ज्यादा होगी। सर जितना किसी कंपनी की गुडविल होगी, लोगों के मन में जितना किसी कंपनी के बारे में विश्वास होगा, उस कंपनी के प्रोडक्ट को लोग बाग कम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे? सर ज्यादा खरीदेंगे। अगर सेल्स ज्यादा है तो नो डाउटली अगर मैं यहाँ कहना चाहूँ मेरा प्रॉफिट क्या होगा, क्या कोई सोचकर बताएगा मेरा प्रॉफिट कम होगा या ज्यादा होगा? सर नो डाउटली हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा।
अल्टीमेटली आपकी गुडविल से आपका प्रॉफिट इम्पैक्ट नहीं होता है या होता है? सर होता है। देखो गुडविल हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये हमारे लिए एक इंटेंसिबल असेट्स है। इंटेंसिबल असेट्स आप इतना तो समझते ही होंगे, वो असेट्स बेटा जिनको हम लोग देख और छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो गुडविल बेटा कोई बाजार से खरीदी नहीं जा सकती कि बाजार में जाकर हमने कह दिया लो भाई हम लोगों को 5 किलो गुडविल दे दो। गुडविल ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है जिससे कि आप लोग मार्केट में जाकर बाई कर सको। गुडविल हमें क्रिएट करनी पड़ती है, गुडविल हमें जनरेट करनी पड़ती है। ईयर टू ईयर कस्टमर को बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छी प्राइस पर चीजें अगर देते हैं तो लोगों के मन में ऑटोमेटिक आपके प्रति विश्वास बनता है। इस विश्वास को पैसों में कन्वर्ट करना ही हमारे लिए गुडविल है, जो अपने आप में बहुत टफ है। क्योंकि ना बेटा कोई ऐसी चीज है, अरे मैं किसी के बदले में कितना विश्वास करता हूँ, उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही टफ जॉब होता है। इसलिए ना गुडविल की कैलकुलेशन वैसे तो बहुत ही टिपिकल होती है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग गुडविल की वैल्यू निकालना चाहें तो सीधे तौर पर उस कंपनी के प्रॉफिट को एस्टिमेट कर लो कि प्रॉफिट कंपनी कितना कमा रही है या फ्यूचर में कितना कमाने वाली है। सीधे तौर पर एक कंपनी का प्रॉफिट जितना अच्छा होगा बेटा, उतनी ही अच्छी उस कंपनी की हमारे लिए गुडविल होगी। तो गुडविल नो डाउटली बेटा ना आपका प्रॉफिट इंपैक्ट होता है। जितना अच्छा आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए गुडविल बनेगा। तो गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए हम सीधे तौर पर बिजनेस का क्या देखते हैं बेटा, तो हम बिजनेस का प्रॉफिट देखेंगे, उस प्रॉफिट के हिसाब से ही हमारे लिए यहाँ पर गुडविल एस्टिमेट होगी। तो हम लोग यहाँ पर ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर करना है बेटा, तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे ना, अगर मैं किसी बिजनेस की गुडविल देखना चाहूँ, किसी भी बिजनेस की अगर मैं गुडविल देखना चाहूँ, तो उसको देखने के लिए बेटा ना हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए 4 स्टेप बेटा हमारे लिए होती है। 4 स्टेप हमारे लिए होगी, उन 4 स्टेप में आप लोगों के लिए कैलकुलेशन होती है। एक सबसे पहले अगर हम गुडविल निकालना चाहें तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो बिजनेस फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकता है। हम जो गुडविल निकालना चाह रहे हैं ना, तो वो ये देखेंगे कि वो बिजनेस बेटा फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकता है। उसे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहते हैं। हम जब ये जेनरेट करना चाहिए ना कि हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे अगर मैं रिलायंस कंपनी की गुडविल निकालना चाहूँ, तो सबसे पहले तो रिलायंस कंपनी भविष्य में कितना लाभ कमा सकती है उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जिससे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहेंगे। जब आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाल लें, जैसे मैंने ये निकाला कि आने वाले सालों में मेरा बिजनेस बेटा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। जब हम लोग ये कैलकुलेट कर लें ना बेटा, जब हम लोग ये कैलकुलेट कर लें तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जब हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि हम भविष्य में 5 लाख रुपए का लाभ कमा सकते हैं, तो उसके बाद हम ये देखेंगे, जिससे कैलकुलेशन को हम लोग कहते हैं बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है हमारी ही तरह की बिजनेस करने वाली कंपनियां कितना प्रॉफिट कमा रही है। हमने देखा कि हमारी ही तरह की बिजनेस करने वाली कंपनियां मान लीजिए 4 लाख रुपए कमा रही है। दो तरह के प्रॉफिट हमने निकाले। पहले निकाला जाता है बेटा आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, भविष्य में हम कितना लाभ कमा सकते हैं उसे निकाला जाता है। वो निकालने के बाद हमारी ही तरह का बिजनेस करने वाली अन्य कंपनियां कितना प्रॉफिट कमा रही है वो निकालते हैं, उससे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। लेट मी थिंक अबाउट दैट। मैं भविष्य में 5 लाख रुपए कमा सकता हूँ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मेरा 5 लाख है, जबकि मेरी ही तरह की कंपनी 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रही है। इसका मतलब मैं कम कमा रहा हूँ या ज्यादा कमा रहा हूँ? सर ज्यादा कमा रहा हूँ। कितना कम ज्यादा कमा रहा हूँ? उस ज्यादा को हम लोग यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। कोई बताएगा यहाँ आपका सुपर प्रॉफिट कितना है? सर यहाँ हमारा सुपर प्रॉफिट 1 लेके। अच्छा एक चीज और, गुडविल की कुछ हद तक कैलकुलेशन आपने पार्टनरशिप में 12th में रीड करी थी, लेकिन अब उससे थोड़ा भूल जाना, वो तो ठीक है छोटे लेवल के थे, यहाँ 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए लेवल बदल जाएगा। सुपर प्रॉफिट हम निकालेंगे, यहाँ हमारा सुपर प्रॉफिट सर 5 लाख में से 4 लाख लेस करा, मेरा सुपर प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख। मतलब ये मेरे ही तरह की बिजनेस करने वाली कंपनियों की तुलना में मैं 1 लाख रुपए ज्यादा कमाऊंगा, उससे हम लोग यहाँ पर बेटा सुपर प्रॉफिट कह रहे हैं। और जब हम लोगों ने ये सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, तो आखिरी में हम लोग बेटा यहाँ गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। कुल मिलाकर आप लोगों को 4 स्टेप सीखनी है अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो गुडविल की वैल्यूएशन, अच्छा इन सब में थ्योरी भी रहेगी। थ्योरी तो हम लोग लास्ट में अलग से बेटा क्वेश्चंस लिखेंगे कि ये थ्योरी है, हम प्रैक्टिकल कंटेंट पर चल रहे हैं। गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए 4 स्टेप माइंड में बिठा लो। हम सबसे पहले बेटा सुपर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे। स्टेप 2 में बेटा हम लोग यहाँ पर ना नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। स्टेप 3 में बेटा हम लोग यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, और स्टेप 4 में हम लोग बेटा यहाँ पर गुडविल निकालेंगे। अगर गुडविल की कैलकुलेशन करनी है
तो अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की करनी है तो 4 स्टेप काम में ली जाती है। सबसे पहली स्टेप में बेटा हम लोग नोट करते चलें, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट करते हैं। इसको हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूं, भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ की गणना, बेटर रहेगा इंग्लिश में लिखें, ज्यादा बेटर रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जब आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की गणना कर लेंगे तो स्टेप 2 में बेटा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो सामान्य लाभ की गणना, सब पीडीएफ में भी मिल जाएगा डिटेल से आपको, ताकि आप प्रॉपर और लिखना चाहें देखकर तो और भी लिख सकते हैं। स्टेप 3 में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करेंगे। अधिलाभ की गणना, सुपर प्रॉफिट को बेटा अधिलाभ कहा जाता है। स्टेप 4 में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। ख्याति की गणना, ऑल ओवर अगर हम लोग कहें, चलो माइंड में बैठ जाना चाहिए, अगर मुझे गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है सर कितनी स्टेप काम में लेनी है, 4 चीजें अपने को सीखनी है सर। एफएमपी कैसे निकालेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को शॉर्ट में एफएमपी कहेंगे, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखेंगे, फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालना सीखेंगे और आखिरी में बेटा हम लोग गुडविल निकालना सीखेंगे। तो आप हेडिंग डालें, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की गणना, अगर आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं मतलब ये कि मैं आने वाले साल में भविष्य में कितना लाभ कमा सकता हूं, उसको हम लोग निकालेंगे। एक चीज तो आप समझते होंगे बेटा कि भविष्य का लाभ पास्ट पर निर्भर करता है। मैंने पिछले सालों में कैसा लाभ कमाया उस पर मेरा निर्भर करेगा कि मैं फ्यूचर में कितना लाभ कमा सकता हूं। अगर आपको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए ना आपको क्वेश्चन में सबसे पहले पिछले वर्षों के लाभ मिलेंगे, उन लाभों की हम लोगों को आवश्यकता होगी और उन लाभों से हम लोगों को एक टेबल बनानी। प्लीज पहले थोड़ा देख ले, कंटेंट अच्छे से समझ ले। मेरे पास हो सकता है कि पिछले 4 वर्षों के लाभ दे रखे हो बेटा, तो हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले उन पिछले 4 वर्षों के लाभ से ना एक टेबल बनानी है। कैसे बनेगी उस कंटेंट को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से टॉपिक वाइज बेटा इसको समझ ले। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए, फ्यूचर के लाभ को निकालने के लिए क्वेश्चन में ना पिछले कुछ वर्षों के लाभ आप लोगों को दे रखे होंगे। हो सकता है पिछले 5 वर्षों के या पिछले 4 वर्षों के आप लोगों को लाभ क्वेश्चन में दे रखे हो। उन लाभों को लेते हुए हम लोगों को एक टेबल बनानी है। सर ये टेबल कैसे बनेगी, उस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ना क्वेश्चन में बेटा पिछले 5 वर्षों के लाभ दिए हुए हों, इस टेबल में ना सबसे पहले पर्टिकुलर, फिर पिछले वर्षों के लाभ, जैसे मान लो मुझे ना वर्ष 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 के बेटा मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं। तो जिन वर्षों के बेटा मुझे प्रॉफिट दे रखे हैं मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले उन वर्षों के प्रॉफिट को यहाँ पर लिखूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखे थे बेटा उन प्रॉफिट को मैं यहाँ पर लिखूंगा। इन प्रॉफिट में हम लोगों को यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। क्यों एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे वो मैं आगे समझाता हूँ। इन प्रॉफिट में हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर हम लोगों के किसी वर्ष में कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट
सॉरी एबनॉर्मल लॉस घटा हुआ है, तो उस एबनॉर्मल लॉस को बेटा हम लोग वापस से ऐड कर देंगे। तो ऐड करना है अपने को एबनॉर्मल लॉस, और इसी तरीके से कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हो बेटा हमारे लिए, तो इस एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोगों को वापस से लेस करना है। इसके अलावा बेटा हम लोगों को ऐड लेस करना है, अगर कोई किसी साल अकाउंटिंग एरर हो गई थी, उस अकाउंटिंग एरर को सुधारना है। कोई चीज लिखना भूल गए थे, ज्यादा लिख दी, कम लिख दी, तो उस एरर्स की वजह से लाभ गलत आए होंगे, उसे सुधारना है। और साथ ही में एक एडलेस हम लोगों को करना है, जिसे कहते हैं स्टोक इफेक्ट। सर ये क्या है, थोड़ा आगे बढ़ते चलो ना, धीरे धीरे ठंडा कर सब खाएंगे ना, आराम से एक एक कर कंटेंट को समझते चलो। ये इम्पैक्ट हम लोगों को डालने पड़ते हैं रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट में। सर रिलेटेड ईयर के प्रॉफिट का मतलब जिस साल में ये चीजें इम्पैक्ट कर रही है, जब मान लो 2015-16 में कोई अबनॉर्मल लॉस था, उसे सब 2015-16 में ऐड करोगे, सब साल में नहीं डालना है, जो रिलेटेड ईयर होगा ना बेटा, उस रिलेटेड ईयर में इस इम्पैक्ट को हम लोगों को डालना है। 4 इम्पैक्ट बेटा याद कर लो, टेबल में कितने इम्पैक्ट, 4। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करना है, अकाउंटिंग एरर को एडलेस करना है, स्टॉक इफेक्ट को एडलेस करना है। जिस साल में ये कुछ कमियां रह गई थी उस पर्टिकुलर ईयर में, 16-17 में है तो 16-17 में, 17-18 में हो तो 17-18 में, उस पर्टिकुलर ईयर में इनको सुधार करना है। जब आप ये सुधार कर देना बेटा, उसके बाद इन एडलेस को करने के बाद आप प्रॉफिट निकालोगे। ये एडलेस करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे लिए आते हैं बेटा, इन प्रॉफिट को कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। बोलो, एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आते हैं उससे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब जब आप ये एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल चुके हो ना, उसके बाद बेटा हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद एवरेज प्रॉफिट बनाते हैं। और एवरेज प्रॉफिट बनाने का फॉर्मूला हमारे लिए बनता है टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब क्या है, ये जो टेबल में एडजस्टेड प्रॉफिट आए ना बेटा, इन ये 5 सालों के जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट आए, इन पांचों को जोड़कर 5 का भाग दे देंगे, ये हमारे लिए एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। समझो मेरी बात को यहाँ ध्यान से, ये जो प्रॉफिट बनाए ना, तो क्या है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट थे, उनमें कोई गलतियां रह गई तो उन गलतियों को हमने सुधार किया, सुधार कर हम लोगों ने उसका एवरेज प्रॉफिट बना दिया। हमें पिछले साल के लाभ नहीं, हमें तो फ्यूचर के प्रॉफिट चाहिए। बात को ध्यान से समझना बेटा, किसके प्रॉफिट चाहिए, फ्यूचर के निकाले जाने वाले प्रॉफिट चाहिए। हम क्या करेंगे कि इन प्रॉफिट में, ये जो हम लोगों के एवरेज प्रॉफिट आए हैं, इन प्रॉफिट में ध्यान से सीखते चलें, इन प्रॉफिट में हम लोग भविष्य में होने वाले एडजस्टमेंट करेंगे। अब भविष्य में होने वाले एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि भविष्य में मेरे लिए कोई खर्चा कम होने वाला हो, ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कोई खर्चा मेरे लिए ज्यादा होने वाला हो, बेटा ऐसा हो सकता है कि भविष्य में मेरे लिए कोई इनकम कम होने वाली हो, ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए भविष्य में कोई इनकम ज्यादा होने वाली हो। उसका इम्पैक्ट हम लोगों को डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एवरेज प्रॉफिट आए, ये तो पिछले 5 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट आए। मुझे तो भविष्य का लाभ चाहिए बेटा, फ्यूचर में कमाया जाने वाला लाभ चाहिए, और अगर मैं भविष्य में कमाया जाने वाला लाभ निकालना चाहता हूँ, तो उसको निकालने के लिए ना बेटा हम लोगों को इनमें खर्चों और इनकम का एडजस्टमेंट डालना पड़ेगा। अगर भविष्य में, ध्यान से भविष्य में अगर कोई खर्चा कम होने वाला है, जैसे सैलरी, अब तक प्लीज ना थोड़ा ध्यान देना, टफ है। सैलरी अब तक मैं 5,000 चुकाता था, लेकिन अब भविष्य में बेटा मुझे सिर्फ 3,000 ही चुकानी पड़ेगी। खर्चा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, सर कम हो रहा है। मेरा सबसे क्वेश्चन है, अगर मेरा खर्चा कम होगा, मेरा प्रॉफिट क्या होगा, भविष्य में मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, सर बढ़ जाएगा। अगर खर्चा कम होने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे expenses less incurred in future, expenses less incurred in future। भविष्य में कोई खर्चा अगर हमारे लिए कम होने वाला है तो उससे हम लोग बेटा ना ऐड कर देंगे। इसी तरीके से मैं कह दूं कि भविष्य में कोई खर्चा बढ़ने वाला है, मान लो बेटा मेरा किराया 10,000 था, 15,000 चुकाना पड़ेगा,
कम चुकाना पड़ेगा या ज्यादा चुकाना पड़ेगा? सर ज्यादा चुकाना पड़ेगा, और अगर ज्यादा चुकाऊंगा तो मेरा जो फ्यूचर का प्रॉफिट होगा वो कम होगा, और कम होगा तो बेटा उससे हम लोग लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। मोर इनकर्ड इन फ्यूचर। तो अब सोचो इनकम के बारे में। इनकम अगर भविष्य में बढ़ जाए, कोई इनकम थी वो बढ़ जाए भविष्य में, तो प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? सर बढ़ेगा ना, तो इसको यूं ऐड कर दोगे। तो भविष्य में कोई इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा बेटा। इनकम मोर अर्नड, कमाएंगे इन फ्यूचर। और अगर भविष्य में कोई इनकम कम होने वाली है बेटा, तो हम लेस कर देंगे, क्योंकि भविष्य में अगर कोई इनकम कम होने वाली है तो हमारा भविष्य में प्रॉफिट कम हो जाएगा। इनकम लेस अर्न इन फ्यूचर। चलो आराम से ना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, आराम से चीजों को समझना और नोट करते चलना। खर्चों और इनकम के लिए एडजस्टमेंट डालेंगे। अगर कोई खर्चा भविष्य में बढ़ने वाला है तो लेस कर देंगे, कम होने वाला है तो ऐड कर देंगे। अगर कोई इनकम बढ़ने वाली है तो सीधी सीधी प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे, कम होने वाला हो तो बेटा हम लोग लेस कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप लोगों का कोई इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गैर व्यापारिक विनियोगों का कोई लाभ हो, विनियोगों का इंटरेस्ट हो, तो उससे हम लोग लेस कर देंगे अगर वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बेटा यहाँ लेस कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स का कोई रेमुनरेशन दे रखा है, तो उस पार्टनर्स रेमुनरेशन को मेरे साझेदार है उनको सैलरी देनी है मान लो, तो वो पार्टनर्स की सैलरी को हम लोगों को यहाँ पर लेस कर देना है। जब ये जो एवरेज प्रॉफिट आया ना बेटा, उसमें आप ये 6 इफेक्ट अगर डालोगे, कितने इफेक्ट है बेटा? 6। ये अगर डालोगे तो ये मेरे लिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कौन सा आ जाएगा बेटा? बिफोर टैक्स। और इसमें से ना हम लोग टैक्स लेस करेंगे फ्यूचर की रेट का। मतलब करंट में टैक्स रेट थी बेटा 10% और फ्यूचर में 15% होने वाली है। हम तो फ्यूचर की देखेंगे ना बेटा, फ्यूचर का काम में लेना है, तो फ्यूचर का टैक्स बेटा हमारे लिए 15% यहाँ पर लेस कर देंगे। ये करने पर जो हमारे लिए आएगा वो हमारे लिए बेटा एफएमपी कहलाएगा, एफएमपी आफ्टर टैक्स। हालांकि मुझे इसके कुछ नोट भी लिखाने, लेकिन वो अब आगे समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट यहाँ अच्छे से समझो। हम लोग निकालना चाह रहे हैं सर गुडविल। बोलो गुडविल निकालने के लिए कितने स्टेप काम में लेंगे? सर 4 स्टेप काम में लेंगे। पहली स्टेप में क्या निकालोगे सर? हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम गुडविल निकालेंगे। एफएमपी सबसे मेन है, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। एफएमपी निकालने के लिए हम लोग ना एक टेबल बनाएंगे जिसमें पिछले सालों के प्रॉफिट लिखेंगे, उसमें 4 इफेक्ट एबनॉर्मल लॉस को ऐड, ये सब भी क्या होते हैं ये सब मैं नोट लिखूंगा, अभी तो चीजें याद करा रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे, अकाउंटिंग एरर को एडलेस करना पड़ सकता है, स्टॉक इफेक्ट हमारे लिए एडलेस होगा। ये सब एडलेस करने के बाद जो हमारे लिए प्रॉफिट आएगा बेटा, ये हमारे लिए एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा। इससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट बनाएंगे। एवरेज प्रॉफिट के लिए बेटा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट में हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड दे देंगे, ये हमारे लिए एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इस एवरेज प्रॉफिट में 6 इफेक्ट हो सकते हैं। बोलो कितने इफेक्ट? 6। 2 खर्चों के, 2 इनकम के, एक इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का और एक फेयर पार्टनर रेमुनरेशन का। वापस से बोलो कितने इफेक्ट हो सकते हैं? 6। 2 खर्चों का, 2 इनकम का, एक इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का और एक पार्टनर्स रेमुनरेशन का। अगर खर्चा भविष्य में बढ़ने वाला है तो लेस कर देंगे, खर्चा भविष्य में कम होने, रटना मत, ये तो कॉन्सेप्ट है बेटा, खर्चा भविष्य में कम होने वाला है तो ऐड कर देंगे। इनकम अगर बढ़ने वाली है तो ऐड कर देंगे, इनकम अगर कम होने वाली है तो लेस कर देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है तो उससे हम लोग बेटा यहाँ पर लेस कर देंगे। अगर पार्टनर्स रेमुनरेशन भी है बेटा तो उससे हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे। ये जो एडलेस करने के बाद हमारे लिए आएगा वो हमारे लिए एफएमपी बिफोर टैक्स कहलाएगा। इसमें से हम लोग टैक्स लेस करेंगे बेटा फ्यूचर की रेट का, तो हमारे लिए एफएमपी आफ्टर टैक्स आ जाएगा। हालांकि मुझे कुछ नोट भी लिखाने, लेकिन आज आप बेटा यहीं तक ही नोट करेंगे अच्छे से। मैं आपको हालांकि पीडीएफ भी भेज रहा हूँ, उस पीडीएफ में बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों के अलग अलग पीडीएफ भेज रहा हूँ। एफएमपी तक का ही नोट करना, आगे नहीं। आगे सर वैसे वैसे 1 बाय 1 लिखाते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को नोट करता चलना है। तो ये आप लोगों को बेटा यहाँ पर कंटेंट, और इसको आप लोगों को आज डिक्टेट करना है, नोट करना है।
आई थिंक समझ में आया होगा यहाँ तक का। एक दो दिन से फिर फ्लो पर और आते हैं और अदर सब्जेक्ट भी आपके शुरू करते हैं, तो एक बार आप नोटबुक में यहाँ तक लिख लें। कमेंट में जरूर बताएं कैसा क्या समझ में आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।